Hey guys, welcome you all. This is me Neha. Today in this video हम लर्न करेंगे क्लास 12 फ्लेमिंगो के चैप्टर सेकेंड लॉस स्प्रिंग बाय एनी जंग की वर्ड टू वर्ड समरी। सो आपका ईच एंड एवरी पॉइंट बहुत अच्छे से क्लियर हो। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इमीडिएटली कर लें एंड उसके पास जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दें, सो टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलती रहे एंड कोई भी चैप्टर कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। सो विदाउट गेटिंग लेट, लेट्स गेट स्टार्टेड। डू यू हैव एनी आइडिया दैट इस स्टोरी का टाइटल लॉस स्प्रिंग क्यों है? सो बेसिकली ये जो स्प्रिंग है वो मेटाफर है। ओके, किसी चीज़ को बहुत एक्साइटेड बनाने के लिए हम किसी और वर्ड से कंपैरिजन कर देते हैं। यहाँ बेसिकली लॉस स्प्रिंग का मीनिंग है लॉस चाइल्डहुड। ओके, इस स्टोरी के अंदर टू डिफरेंट स्टोरीज हैं। फर्स्ट है साहिबे आलम, सेकंड है मुकेश। ये दोनों बच्चे हैं एंड ये दोनों एक्सट्रीम पॉवर्टी में रह रहे हैं एंड ड्यू टू एक्सट्रीम पॉवर्टी जो उनका चाइल्डहुड है वो कहीं ना कहीं खो गया है, इनसे छिन गया है। राइट, ह्यूमन बीइंग जो नॉर्मल लाइफ एंजॉय करते हैं वो ये नहीं कर पा रहे हैं। बीइंग अ चाइल्ड, एक चाइल्ड के पास बहुत सारे पक्ष होते हैं जो इनके पास नहीं है, तो इनका ये जो चाइल्डहुड है वो कहीं खो सा गया है। बिकॉज साहिर आलम एक रैक पिकर है। हु इज रैक पिकर? सो जो रैक पिकिंग करता है, जो गार्बेज में से यूजफुल थिंग्स फाइंड आउट करने का ट्राई करता है सो दैट उन्हें रीयूज कर पाए। शुद्ध हिंदी में बोलते हैं हम कूड़े बीनने वाले को रैक पिकर बोलते हैं। सेकेंड है मुकेश जो कि बेंगल्स बनाता है। तो दोनों ही एक्सट्रीम पॉवर्टी में रह रहे हैं और चिल्ड्रन भी हैं। ओके, सो आई होप कि टाइटल की इंपॉर्टेंस आपको समझ में आ गई होगी। सो लेट्स नो समथिंग अबाउट द ऑथर। Annie Zung 1964 was born in Rourkela and spent her childhood and adolescence in Hyderabad. सो जो एनी जंग है वो रौरकेला में 1964 में पैदा हुई एंड उनका चाइल्डहुड एंड एडल्टहुड हैदराबाद में उन्होंने स्पेंड किया। She received her education in Hyderabad and in the United States of America. एंड उनकी जो एजुकेशन है वो हैदराबाद एंड यूएसए में हुई। Her parents were both writers. Annie Zung began her career as a writer in India. And उनके जो पेरेंट्स थे दोनों राइटर थे एंड एनी जंग ने अपना करियर एज अ राइटर इंडिया में स्टार्ट किया। She has been an editor and columnist for major newspapers in India and abroad and has authored several books. एंड अब्रॉड एंड इंडिया के जो मेजर न्यूज़पेपर्स थे वहाँ वो कॉलमनिस्ट रही एंड एडिटर। कॉलमनिस्ट कौन होता है? जो न्यूज़पेपर्स के लिए आर्टिकल राइट करता है। एंड अपार्ट फ्रॉम इट उन्होंने कई सारी बुक्स भी लिखी हैं। द फॉलोइंग इज एन एक्सेप्ट फ्रॉम हर बुक टाइटल्ड लॉस स्प्रिंग स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड। और ये जो चैप्टर है ना लॉस स्प्रिंग, ये एक छोटा सा पार्ट है उनकी बुक लॉस स्प्रिंग एंड स्टोलन ऑफ स्टोरीज या स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड का। ओके, एक छोटा सा पार्ट है जो हम आज पढ़ने वाले हैं। Here she analyzes the grinding poverty and traditions which condemn these children to life of exploitation. And यहाँ वो क्या करेंगी? इस grinding poverty को analyze करेंगी, condemn करेंगी, बताएंगे कि ये जो childhood है बच्चों का वो कैसे exploit हो रहा है, right? उनकी ज़िंदगी कैसे बर्बाद हो रही है। So I hope कि आपको intro भी समझ में आ गया होगा। Now we can come to the story. So why sometimes I find a rupee in the garbage. कभी कभी मुझे गार्बेज में 1 रुपये मिल जाता है। इसको हम समझेंगे, आप ये स्टोरी समझोगे तो इसे समझ जाओ। Why do you do this? I asked Sahib, whom I encounter every morning scrounging for gold in the garbage dumps of my neighborhood. फर्स्ट थिंग, यहाँ जो नैरेटर है वो एनी जंग है और यहाँ इस चैप्टर में फर्स्ट स्टोरी में एनी जंग एंड साहिब की कॉन्वर्सेशन चलती है। राइट, सो गार्बेज डंप का मीनिंग होता है कचरे का ढेर। ओके, एंड स्क्राउंज मीन्स होता है सर्च करना, ढूंढना। सो यहाँ एनी जंग साहिब से पूछती हैं कि तुम ऐसा क्यों करते हो? बिकॉज एनी जंग हमेशा जो नेबरहुड में जो गार्बेज डंप है वहाँ साहिब को देखा करती थी जो कि गार्बेज में गोल्ड ढूंढा करता था। अब यहाँ गोल्ड की मीनिंग डिफरेंट है, हमारे लिए डिफरेंट मीनिंग है। हमारे लिए क्या है? जिससे ज्वेलरी बनती है, ऑर्नामेंट्स, राइट।
एंड साहिब के लिए गोल्ड का मीनिंग है कि वो गार्बेज डंप्स में कुछ ना कुछ सर्च करें, उन्हें कुछ अच्छी चीज़ें, कुछ यूज़फुल चीज़ें मिल जाएं, जैसे कि उन्हें कुछ कपड़े मिल जाएं, कुछ खाने को मिल जाए, राइट, तो वो उन्हें अच्छे से यूज़ कर पाएँ, रीयूज़ कर पाएँ, राइट। तो गोल्ड हमारे लिए ज्वेलरी हो सकती है, बट उनके लिए वो गोल्ड क्या बताया गया है, खाने का सामान, पहनने का सामान, जो उनकी लाइफ को थोड़ा बेटर बनाने के लिए काम आ पाए। Okay. Sahib left his home long ago, said Amish. The green fields of Dhaka, his home is not even a distant memory. So, साहिब ने अपना घर कई साल पहले छोड़ दिया है, बहुत टाइम हो गया है छोड़ दिया है, राइट। ढाका की ग्रीन फील्ड्स में वो रहा करता था और वहीं उसका घर था। एंड उसके घर की उसके पास बिल्कुल भी याद नहीं, उसे नहीं याद कि कैसा था घर, दूर दूर तक उसे कोई भी अपने घर की मेमोरी नहीं है। There were many storms that swept away their fields and homes, his mother tells him. अब देखो, साहिब को तो कुछ भी याद नहीं है, इसीलिए उसकी माँ उसे बताती हैं कि कई सारे स्टॉर्म्स आए थे एंड उन स्टॉर्म्स ने हमारी फील्ड्स को खराब कर दिया और हमारे घर को भी स्वेप मतलब पूरा साफ कर दिया। That's why they left looking for gold in the big city where he now lives. इसलिए हमने वो सिटी छोड़ दी और यहाँ आ गए in the search of gold. Gold means खाने की तलाश में, पहनने की, अंडर और रूफ, एक थोड़ी सी छत मिल जाए उसकी तलाश में, राइट, जहाँ हम अभी रहते हैं। I have nothing else to do, he mutters, looking away. Go to school, I say glibly, realizing immediately how hollow the advice must sound. तो अब जो साहिब है वो कहता है कि इसके अलावा मेरे पास कुछ है भी नहीं करने को। थोड़ा क्या है, वो ऐसा नहीं करता कि मेरे पास कुछ नहीं है करने को, वो मटर करता है, बुदबुदाता है, बहुत बोलता है कि मेरे पास नहीं है कुछ करने को और ऐसे वैसे देखता है। तो जो एनीस जंग है वो कहती है कि स्कूल जाया करो, स्कूल जाओ। आई से ग्लिबली, इट मीन्स कॉन्फिडेंस के साथ तो बोल दिया, लेकिन उन्हें ये तो पता है कि ये रॉन्ग चला गया है, राइट। उन्हें खाने के पास नहीं है, स्कूल कैसे जाएंगे, और यही बात उन्होंने इमीडिएटली रियलाइज की हमारे राइटर ने, और उन्होंने कहा कि कितनी अजीब तरीके की मैंने एडवाइस दी है, राइट, कोई सेंस ही नहीं बनाती। There is no school in my neighborhood, when they build one I will go. And साहिब बोलता है कि मेरे पड़ोस में कोई स्कूल नहीं है, जब बन जाएगा या कोई बना देगा तो मैं वहां चला जाऊंगा। If I start a school, will you come? I ask, half joking. Yes, he says, smiling broadly. And एनिजन बोलती हैं कि अगर मैं एक स्कूल स्टार्ट करूं तो क्या तुम आओगे? तो साहिब बोलता है हाँ आऊंगा। अब एनीस जंग ने तो हाफ जोकिंग मतलब मजाक, आधे मजाक में कहा है, आधा वो करना भी चाहती है, आधे उन्होंने मजाक में कहा है। एंड साहिब ने एक्सेप्ट किया है ब्रॉड स्माइल के साथ, राइट। A few days later, I see him running up to me. Is your school ready? And कुछ टाइम के बाद, कुछ दिनों के बाद, साहिब एनीस जंग के पास आता है और बोलता है कि क्या आपका स्कूल रेडी हो गया है? It takes longer to build a school. तो एनीस जंग बोलती हैं कि स्कूल को बनने में टाइम लगता है। I say embarrassed at having made a promise that was not meant. एंड एनीस जंग को अब क्या एम्बेरेस्ड फील हो रहा था कि जो प्रॉमिस उन्होंने किया है उसे वो पूरा नहीं कर पाए। But promises like mine abound in every corner of his bleak world. Bleak world means होता है hopeless, right? ऐसी दुनिया जहाँ होप ही नहीं है कि ऐसा हो सकता है। तो यहाँ एनीस जंग बोल रही हैं कि जैसा मेरा प्रॉमिस है ऐसे के तो उनके पास इस होपलेस वर्ल्ड में ढेर लगे हुए हैं, क्योंकि पॉलिटिशियंस आते हैं, कहते हैं हमें वोट दो और हम आपकी रोड बनवाएंगे, इलेक्ट्रिसिटी आपको प्रोवाइड करेंगे। तो ऐसे कई सारे उनके पास प्रॉमिसेस हैं, बट उनका कोई आंसर नहीं है। After months of knowing him, I ask him his name. Sahib-e-Alam, he announces. He does not know what it means. If he knew its meaning, Lord of the universe, he would have a hard time believing it. और कई मंथ्स हो गए थे उसे जानने के बाद, तो मैंने उसका पूरा नाम पूछा। उसने कहा साहिब-ए-आलम, एंड उसे अपने नेम का मीनिंग नहीं पता था। वो नहीं जानता था कि उसके मेन का मीनिंग लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स होता है। इट मीन्स यूनिवर्स का भगवान। और अगर उसे पता होता तो उसे काफ़ी टाइम लग जाता बिलीव करने में, बिकॉज एक टाइम तो वो क्या कर रहा है कि रैक पिकर है, राइट, कूड़ा बिन रहा है, दूसरे टाइम उसे विश्वास हो जाता कि लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स। फाइन। Unaware of what his name represents, he roams the streets with his friends, an army of barefoot boys who appear like the morning birds and disappear at noon. Over the months, I have come to recognize each of them.
एंड अपने नाम का मीनिंग बिना जाने वो क्या है, और भी रैक पिकर्स थे, एक अकेला तो था नहीं, और भी उसके साथ के जो बच्चे थे वो भी रैक पिकर थे, वो भी कूड़ा बीना करते थे। साथ में मॉर्निंग में आते लाइक बर्ड एंड नून में डिसअपियर हो जाते, गायब हो जाते। ओके एंड अब कई मंथ्स गुजर चुके थे, अब मैं हर एक को अच्छे से जानती थी। Why aren't you wearing chappals? I asked one. My mother did not bring them down from the shelf. He answered simply. Even if she did, he will throw them off. Adds another who is wearing shoes that do not match. Okay. सो एनी जंग बच्चों से पूछती है कि तुमने चप्पल क्यों नहीं पहनी हुई है। तो एक बच्चा बोलता है कि मेरी जो माँ है उन्होंने मेरी स्लीपर्स शेल्फ पर रख दी है ऊपर और वो नीचे नहीं ला रही हैं। तो एक बच्चा और पास में खड़ा हुआ है, वो बोलता है कि अगर इसकी माँ ऊपर से नीचे ले भी आएंगी ना तो ये पहनेगा नहीं, उन्हें फेंक देगा। और वो बच्चा क्या है कि शूज पहने हुए था बट वो पैर नहीं थे, अलग अलग टाइप के शूज थे, बिकॉज वो क्या है, वो रैक पिकर है और उसने गार्बेज में से फाइंड किए अलग अलग शूज और उन्हें पहन दिए। When I comment on it, he shuffles his feet and says nothing. और जब मैंने उससे पूछा कि ये कैसे शूज पहने हुए हैं तो उन्होंने सफल किए, सफल मीन्स एक के ऊपर एक रख लिया और कुछ नहीं कहा। I want shoes, says a third boy who has never owned a pair all his life traveling across the country. I've seen children walking barefoot in cities. On village roads, it's not lack of money but a tradition to stay barefoot is one explanation. अब एक और बच्चा जो पास में खड़ा हुआ होता है वो कहता है कि मुझे शूज चाहिए और उस बच्चे ने कभी भी अपनी लाइफ में शूज नहीं पहने थे। अब एक और बच्चा है, कई सारे बच्चे हैं, फोर्थ जो चिल्ड्रन है वो कहता है कि ये ऐसी बात नहीं है कि हमारे पास पैसे की कमी है इसीलिए हम शूज नहीं पहन रहे हैं। मैंने कंट्री में भी देखा है, विलेज में भी देखा है, लोग बैरफुट ही चलते हैं, राइट, विदाउट स्लीपर्स ही वॉक करते हैं, बिकॉज ये एक ट्रेडिशन है। ये एक एक्सक्यूज था, डेफिनेटली एक एक्सक्यूज है कि वो नहीं चाहती कि कोई उनका मजाक उड़ाए या कुछ भी कहे जिससे उन्हें बुरा लगे। I wonder if this is only an excuse to explain away a perpetual state of poverty. Perpetual state of poverty का मीनिंग है ऐसी गरीबी जो एक बहुत लॉन्ग टाइम से चल रही है एंड कोई भी उसे कम करने का ट्राई नहीं कर रहा है, जिनके हैंड्स में पावर है, कंट्रोल है कि हाँ वो इस पॉवर्टी को कम कर सकते हैं, लाइक अ पॉलिटिशियंस। ओके, I remember a story. A man from Udupi once told me as a young boy he would go to school past an old temple. So इसी बीच एनी जंग एक और स्टोरी की याद करती हैं और कहती हैं कि उडुपी में मैं एक इंसान से मिली थी जो स्कूल जाता था और पास में मंदिर था, वहाँ भी जाता था और भगवान से प्रे करता था कि मुझे 1 पेयर ऑफ शूज़ मिल जाए। ओके, where his father was a priest, he would stop briefly at the temple and pray for a pair of shoes. थोड़ी स्टोरी अच्छे से पढ़ लिया तो पहले ही बोल दिया। ओके, एंड उसी मंदिर में जो वो लड़का था, जो बच्चा था, उसके फादर प्रीस्ट थे। 30 years later, I visited his town and the temple, which was now drowned in an air of desolation. And after 30 years, एनी जंग उस प्लेस को फिर से विजिट करती हैं, बट एयर ऑफ डिसोलेशन, अब वो जो टेम्पल है वो जर्जर डायलिपिटेटेड हो गया है, राइट, बहुत पुराना हो गया है, तो वहाँ किसी का आना जाना नहीं है। In the backyard where lived the new priest, there were red and white plastic chairs. और बैकयार्ड में अब एक न्यू प्रीस्ट आ गए हैं, वो रहते हैं और वहाँ वाइट एंड रेड कलर की प्लास्टिक चेयर्स रखी हुई हैं। A young boy dressed in a grey uniform, wearing socks and shoes, arrived panting and threw his school bag on a folding bed. और अब एक जो बच्चा है वो ग्रे यूनिफॉर्म, सॉक्स और शूज में आता है एंड आकर अपने एक फोल्डिंग बेड जिसे फोल्ड कर पाए उधर अपना बैग फेंक कर चला जाता है। Looking at the boy, I remembered the prayer another boy had made to the goddess when he had finally got a pair of shoes. Let me never lose them. The goddess had granted his prayer. And जो बच्चे को याद करती हैं, कहती हैं कि वो बच्चा था, वो शूज़ के लिए प्रेयर कर रहा था और उसके पास जब शूज़ आ गए तो उसने और प्रेयर की कि अभी जो शूज़ मेरे पास आ गए हैं वो कभी ना आए, और माता रानी ने ये इसकी जो प्रेयर थी वो ग्रांट कर ली, इट मीन्स मान ली। Young boys like the son of the priest now wore shoes, but many others like the rag pickers in my neighborhood remain shoeless. अब प्रीस्ट के जो बच्चे हैं उनके पास तो शूज़ आ गए हैं, बट जो रैग पिकर्स मेरे नेबरहुड, मेरे पड़ोस में आते हैं, रहते हैं, उनके पास अभी तक शू नहीं आए हैं, वो अभी भी शूलेस ही हैं।
My acquaintance with the barefoot rag pickers lead me to Simapuri, a place on the periphery of Delhi, yet miles away from it. और अब क्या है कि रैग पिकर से मेरी जान पहचान थी, ओके, इसीलिए मैं उनके प्लेस सीमापुरी गई जो कि दिल्ली से थोड़ा सा दूर था, ओके। Metaphorically, those who live here are squatters who came from Bangladesh back in 1971. Sahib's family is among them. Okay? एंड वहाँ जो लोग रह रहे थे वो 1971 से रह रहे थे, बांग्लादेश से आए हुए थे, एंड साहिब की फैमिली भी उन्हीं में से एक थी. सो Simapuri was then a wilderness. It still is, but it is no longer empty. In structures of mud with roofs of tin and tarpaulin, devoid of sewage, drainage और running water. अब सीमापुरी एक मतलब वाइल्डरनेस थी, वहाँ कोई रहता करता नहीं था. अभी भी ऐसा ही है, बट अब वो खाली नहीं है, राइट. वो जर्जर तो है लेकिन अब वो खाली नहीं है, अब वहाँ लोग रहते हैं, ओके. और जो घर है वो मड के बने हुए हैं, रूफ तो आरसीसी जो होती है वो नहीं है, टिन है, टर्पोलिन की है, पास से ही सीवेज बह रहा है. लिव 10,000 रैग पिकर्स, और वहाँ 10,000 रैग पिकर्स रहते हैं. They have lived here for more than 30 years without an identity, without permits, but with ration cards that get their names on voters list and enable them to buy grain. Food is more important for survival than an identity. और वहाँ रहते हैं बट उनके पास कोई आइडेंटिटी कार्ड नहीं है, इट मीन्स आईडी कार्ड नहीं है, आधार कार्ड नहीं है, जिससे कि वो उनके पास प्रूव हो पाए कि चलो वो यहाँ के हैं. बट उनके पास राशन कार्ड है जिससे वो फूड परचेज कर सकते हैं एंड खा सकते हैं. एंड यही बात वो कह रहे हैं कि चलो आईडी कार्ड नहीं है कोई बात नहीं है, लेकिन फूड इज़ मोर इम्पोर्टेंट देन आईडी कार्ड. फूड है, फूड ज़्यादा ज़रूरी है. If at the end of the day we can feed our families and go to the bed without an aching stomach, we would rather live here than in the fields that gave us no grain. Say a group of women in tattered saris when I asked them why they left the beautiful land of green fields and rivers. So, अब एक लेडी कहती है कि अगर हम सो रहे जा रहे हैं और अगर हमारा पेट दर्द नहीं कर रहा है तो यही हमारे लिए अच्छा है, इसीलिए हमने उस प्लेस को छोड़ दिया है. कम से कम हमें खाना तो मिल रहा है और हम वहाँ रहना भी नहीं चाहते, राइट. और ये टैटर्ड साड़ी मीन्स फटी हुई साड़ी. और अगर हमें खाने को मिल रहा है तो फिर हम यहीं रहना पसंद करेंगे, वहाँ नहीं पसंद करेंगे जहाँ हमें खाने को ही नहीं मिल रहा है. When I asked them why they left their beautiful land of green fields and rivers, और वो पूछ रही थी ना कि फील्ड्स को छोड़ी, रिवर को छोड़ी, तो उन्होंने बताया कि वहाँ ग्रीन व्रीन कुछ नहीं है, इससे अच्छा तो हम यहाँ रहे, कम से कम हमें ग्रीन तो मिल रहा है, खाना तो मिल रहा है खाने को. Wherever they find food, they pitch their tents and that become transit homes. Children grow up in them, becoming partners in survival, and survival in Simapuri means rag picking. Through the years, it has acquired the proportions of a fine art. Garbage to them is gold. It is that daily bread, a roof over their heads, even if it is a leaking roof, but for a child it is even more. और जो सीमापुरी थी वहाँ उन्होंने टेंट बना लिया था, राइट. ट्रांजिट मतलब टेम्परेरी है कि चलो चल रहा है तब तक काम चल रहा है, और चिल्ड्रन अब वहीं ग्रो अप कर रहे हैं एंड अपने पेरेंट्स के पार्टनर बन गए हैं सर्वाइवल के लिए. वो उनके पेरेंट्स तो रैग पिकिंग का काम करते हैं, साथ में बच्चे भी कर रहे हैं, राइट. और ये जो गार्बेज में से चीज़ें कलेक्ट करना उनके लिए एक आर्ट सी बन गई है, और वो हमेशा गोल्ड फाइंड करने की तलाश में रहते ही हैं, और यही उनका एक जरिया है डेली ब्रेड का. और यहाँ उन्हें एक अपने सिर के ऊपर छत मिल रही है, भले ही वो एक लीक रूफ है, मतलब पानी लीक कर रहा है, बट एटलीस्ट एक रूफ तो है. I sometimes find a rupee, even a 10 rupee note, साहिब says, his eyes lighting up. और साहिब बोलता है कि कभी कभी मुझे 1 रुपये भी मिल जाता है, कभी 10 भी मिल जाते हैं, और जब ये सब चीज़ें साहिब बोलता है तो उसकी आंखों में चमक सी आ जाती है, राइट. When you can find a silver coin in a heap of garbage, you don't stop scrounging, for there is hope of finding more. एंड जब आपको एक सिल्वर कॉइन मिल जाता है तो आप वहीं नहीं रुकते, आप और ढूंढते हो, बिकॉज आपके पास एक होप होती है कि और मिलेगा, ओके. It seems that for children, garbage has a meaning different from what it means to their parents. For the children, it is wrapped in wonder. For the elders, it is a means of survival. यहाँ बात कर रही हैं एनी जंग कि ये जो रैग पिकिंग का जो काम है दोनों के लिए डिफरेंट मीनिंग है. जो साहिब के जो
पेरेंट्स हैं उनके लिए एक सर्वाइवल है, ओके, एक जरिया है खाने का, और साहिब के लिए क्या है कि गोल्ड मिलेगा, अच्छी चीज़ें हो रही हैं, उसके लिए एक वंडर है, उसके लिए ये नहीं है कि हम खाने के लिए कर रहे हैं, उसके लिए एक अच्छा काम है। One winter morning, I see Sahib standing by the fenced gate of the neighborhood club, watching two young men dressed in white playing tennis. विंटर मॉर्निंग में एनी जंग साहिब को देखती हैं कि पड़ोस में जो क्लब है वहाँ साहिब खड़ा हुआ है एंड वो देख रहा है उस गेम को, टेनिस गेम को देख रहा है जहाँ लोग हैं वो वाइट कलर की ड्रेस में खड़े हुए हैं। आई लाइक द गेम ही हम्स, वो कहता है कि मुझे ये जो गेम है वो पसंद है। कॉन्टेंट टू वॉच इट स्टैंडिंग बिहाइंड द फैंस, और उसे एक सेटिस्फेक्शन से मिलता है गेट के पास में खड़े होकर वो गेम देखने के। I go inside when no one is around. He admits the gatekeeper lets me use the swing. साहिब बोलता है कि मैं इसके अंदर भी जाता हूँ जब कोई नहीं होता है और गेट कीपर मुझे जाने देता है। साहिब too is wearing tennis shoes that look strange over his discolored shirt and shorts. Someone gave them to me, he says in the manner of an explanation. और साहिब क्या है, टेनिस शूज पहने हुआ है, दोनों डिफरेंट कलर्स के हैं, दोनों नहीं, शॉर्ट्स अलग पहने हुए, शर्ट का कलर अलग है और टेनिस शूज पहने हुए बड़े अजीब से लग रहे हैं। वो कहता है कि किसी ने ये मुझे दिए हैं। द फैक्ट दैट दे आर डिस्कार्डेड शूज ऑफ सम रिच बॉय हु परहैप्स रिफ्यूज टू वियर देम बिकॉज ऑफ अ होल इन वन ऑफ देम डज नॉट बॉदर हिम। अब ये शूज़ किसी ने साहिब को दिए बिकॉज उसमें एक होल था और शायद किसी अमीर बच्चे ने इसे पहनने से मना कर दिया, इसलिए उसके पेरेंट्स ने साहिब को दे दिया। For one who has walked barefoot, even shoes with a hole is a dream come true. और जिसके पास कभी जिंदगी में शूज चप्पल नहीं रही हो, उसे अगर एक होल के साथ शूज मिल जाए तो ये तो ड्रीम कम ट्रू है। फाइन, बट द गेम ही इज वॉचिंग सो इंटेंटली इज आउट ऑफ हिज रीच। बट ये जो गेम साहिब देख रहा है वो उसकी रीच से बाहर है। दिस मॉर्निंग साहिब इज ऑन हिज वे टू द मिल्क बूथ. In his hand is a steel canister. I now work in a tea stall down the road. अब एक मॉर्निंग साहेब मिल्क लेने जा रहा है, वो तो एनी जंग देखती है कि उसके हाथ में स्टील का कैनिस्टर है। तो साहेब बोलता है कि अब मैं एक टी स्टॉल पर काम करता हूँ, राइट। He says pointing in the distance, I am paid 800 rupees and all my मील्स, और वो कहता है कि मुझे वहाँ से 800 रुपीज़ सैलरी मिलती है और खाना मिलता है। डज ही लैक द जॉब, आई आस्क, हिज फेस आई सी हैज़ लॉस्ट द केयरफ्री लुक। और जब मैंने उससे पूछा कि ये काम क्या तुम्हें पसंद है, तो जैसा नॉर्मल वो पहले दिखता था केयरफ्री कि चलो रैक पिकिंग भी कर रहा है तो वो फ्री है, राइट, फ्रीडम है उसके पास, अब वो कहीं ना कहीं खो गई थी। द स्टील कैनिस्टर सीम्स हैवियर देन द प्लास्टिक बैग ही वुड कैरी सो लाइटली। और जो प्लास्टिक बैग वो टांगता था उससे हैवी था कौन, कैनिस्टर। ओवर हिज शोल्डर द बैग वॉज हिज, द कैनिस्टर बिलोंग्स टू द मैन हु ओन्स द टी शॉप, साहिब इज नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर। एंड जो बैग था प्लास्टिक बैग वो साहिब का खुद का था, बट ये जो कैनिस्टर है वो किसका है, जिसकी वो टी स्टॉल है। एंड अब साहिब अपना मास्टर नहीं रहा, इट मीन साहिब के पास वो फ्रीडम नहीं है, साहिब अपना मनमर्जी काम नहीं करता है। सो ये स्टोरी थी साहिब आलम, इट मीन साहिब की जो एक्सट्रीम पॉवर्टी में रह रहा है एंड रैक पिकिंग का काम कर रहा है। सो ये देखे थोड़ा, थिंक एज यू रीड। व्हाट इज साहिब लुकिंग फॉर इन द गार्बेज डम्प्स, वेयर इज ही एंड वेयर हैज ही कम फ्रॉम। सो यहाँ पूछ रहे हैं कि साहिब गार्बेज में क्या ढूंढा करता था, तो गोल्ड, फाइन। और कहाँ से आया था, ढाका, बांग्लादेश से। और कहाँ रहता है अब वो, कहाँ, सीमापुरी, दिल्ली के सीमापुरी में। What explanation does the author offer the children not wearing footwear? कि ये तो ट्रेडिशन है, राइट, हम ये ड्यू टू मनी, लैक ऑफ मनी नहीं कर रहे हैं, तो ट्रेडिशन है और हम इस ट्रेडिशन को फॉलो कर रहे हैं। इज साहिब हैप्पी वर्किंग एट द टी स्टॉल, एक्सप्लेन। क्या साहिब टी स्टॉल में काम करने से खुश है, नहीं है, क्योंकि अब वो अपनी विश को फुलफिल नहीं कर सकता, केयर फ्री नहीं है, फ्रीडम नहीं है उसके पास, दैट्स व्हाई ही इज नॉट हैप्पी।
सो ये चैप्टर अच्छे से कंप्लीट हुआ है स्टोरी। आई थिंक ये स्टोरी मुझे यहीं एंड कर देनी चाहिए, बिकॉज इतने में आपको एक स्टोरी देख के आप थोड़े बोर फील करोगे। तो नेक्स्ट पार्ट में हम मुकेश की स्टोरी को जानेंगे एंड क्वेश्चन आंसर सब कुछ कवर करेंगे, सो दैट आपकी कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहे आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो। So if you like this video, hit the like button, do comment me in the comment section below, and don't forget to subscribe this channel. Thank you so much guys. Thanks a lot.